आज के शो में 25 जुलाई के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम या इंतशार। गली गली में शोर है। मुल्क दुश्मन नासिर की इंतखाबी अमल में रखना डालने की कोशिशें बेनकाब, सियासी मंजरनामा क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त भी, यानी इलेक्शन से एक हफ्ते कबल भी, वो ये है जी कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे 25 जुलाई को, और इलेक्शन क्या कोई पार्टी बायकॉट करने लगी है? बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या वो बायकॉट का फैसला कर सकती है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन के रिजल्ट्स का बायकॉट कर सकते हैं अगर रिजल्ट्स फेवरेबल नहीं आते उनके कैंडिडेट्स के लिए, उनकी पार्टी के लिए? और क्या ये कोई नया इस वक्त, जिस तरह बिलावल साहब ने इशारा भी किया है, कोई नया मिसाक जमहूरियत जिसको वो कहते हैं, कोई नई अंडरस्टैंडिंग इन दोनों बड़ी जमातों के दरमियान होने जा रही है आइंदा इंतखाबात को सामने रखते हुए? और फिर दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब की तरफ आए तो क्या कुछ कुव्वतें, एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ कुव्वतें उनको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती हैं? इसमें कितनी इस तरह से इस तासुर को आम करके क्यों कॉन्ट्रोवर्शियल किया जा रहा है इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, जिसकी बड़ी अहमियत है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के लिहाज से और आगे भी मुस्तकबिल के लिहाज से भी? और फिर दूसरी अहम बात कि अगर खान साहब ने भी ये कहा है, इमरान खान साहब ने, कि अगर मुझे अक्सरियत नहीं मिलती तो मैं मखलूद हुकूमत के हक में नहीं हूं, यानी वो नहीं चाहते जी कि हंग पार्लियामेंट है, जो अब तक उनका मौक़िफ़ है उस हवाले से वो ये है जी कि वो बेसाखियों की तरह हुकूमत नहीं कर सकते उनके सहारे, उनको कंप्लीट गवर्नमेंट चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता कि खान साहब की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट नहीं बल्कि अगर सिंपल मेजॉरिटी लेने में कामयाब नहीं होती, तो फिर खान साहब क्या करेंगे? एक हंग पार्लियामेंट होगी और फिर क्या होगा? फिर जोड़ तोड़ होगी। अक्सर और ओवरऑल जो सवाल अब लोग पूछ रहे हैं वो यही है जी कि 25 को इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उन इंतखाबात के नतीजे में मुल्क में मजीद स्टेबिलिटी आएगी या मुल्क मजीद जो है इस वक्त इंतशार की तरफ जाएगा? ये सारे बुनियादी सवाल हैं जो एक हफ्ते कबल इंतखाबात से हो रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इतनी अनसर्टेनिटी हमने कभी हिस्टोरिकली इलेक्शन से पहले देखी हो कि एक हफ्ते कबल भी हम इस तरह के सवालात पूछ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। उधर बहुत सी इंटरनेशनल NGOs और लोकल NGOs और सियासी जमातें इस पूरे अमल को कॉन्ट्रोवर्शियल कोशिशें भी कर रही हैं। अब इस अहम तरीन हवाले से प्रोग्राम में मेरे साथ ब्रिगेडियर टाइड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। आप मुशीर हैं निगरान वज़ीर आला सिंध के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज़ में। इसके अलावा NAB को भी आप इससे पहले डायरेक्टर रहे, सीनियर ओहदे पे NAB में रहे। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। शाह खावर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर कानून है, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब माहिर कानून होंगे हमारे साथ कुछ देर में। शाह खावर साहब, आपके नजदीक ये क्या अमल है, ये क्या कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश है 25 जुलाई को, और ये कुव्वतें हैं कौन सी जो चाह रही हैं? क्योंकि ये सब मिलकर ऐसा लग रहा है कि एक नैरेटिव बना रहे हैं, एक प्रोपेगेंडा नैरेटिव बना रहे हैं कि जो सब कुछ हो रहा है ये स्टेज्ड है, ये स्क्रिप्टेड है, साजिश है, और ये है और वो है। ये बढ़ किस तरफ रहा है मामला? क्या लग रहा है 25 जुलाई से पहले ये बायकॉट तो नहीं कर देंगे, या उसके बाद करेंगे, ये इंतशार होगा, क्या होगा? शाह खबर साहब, क्या नजर आ रहा है आपको? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि बायकॉट की तरफ तो कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं जा रही। वो तो सब जो है इस वक्त अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं अपने आप को आवाम के सामने पेश करने के लिए, और मेरा ख्याल है बायकॉट जो है वो किसी भी पार्टी के लिए मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस को बिल्कुल भी जो है खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बायकॉट नहीं होगा और इलेक्शंस भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन के बाद का जो सिनेरियो है, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और ख़ास तौर पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ PTI और PMLN, इनकी आपस में जो मुखालफतें हैं, जो सियासी जो उनकी मुखालफत है, वो ज़ाती दुश्मनियों तक पहुँच गई है। वो इनटॉलरेंस का लेवल जिस हद तक पहुँच गया है, और जो भी रिजल्ट्स आए, किसी न किसी ग्रुप ने तो मेजॉरिटी लेनी है, अगर सिंपल मेजॉरिटी भी ना ले सके तो हमें जो नज़र आ रहा है इस वक्त वो ये है कि इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो है वो ज़्यादा गंभीर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारी
सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन प्रोसेस को जो है वो क्वेश्चन करेंगे और उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे, और जिसकी थोड़ी बहुत अभी से गूंज शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में जो है टॉलरेंस लेवल वो अब एक दूसरे का जो है वो बढ़ाना चाहिए और इतनी ज्यादा जाती मुखालफत में न चले जाएं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है दिस इज दी शाह साहब आपने अभी जो कहा है इलेक्टोरल क्योंकि पॉलिटिक्स हमेशा जो है वो आर्ट ऑफ पॉसिबल्स होती है और इसको आर्ट ऑफ पॉसिबल ही रहने देना चाहिए। अगर से 2008 और 13 के मुकाबले में आपसे पूछूं, मुवाजना करूं, जैसे आपने कहा कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस पे सवाल उठाएंगे आगे जाकर, 2008 में हमने देखा था क्योंकि जो रिसेंट इलेक्शंस हैं तो उधर मजमूई तौर पर हमने देखा था एक्सेप्ट किए गए थे रिजल्ट। 2013 में इमरान खान साहब ने धरना दिया था, बड़ा लंबा मामला एहतजाज का चला था, वो एक दो पार्टी ने, इमरान खान साहब ही जो थे जो मेन मुतहर्रिक थे। ये जो 18 में हमें नजर आ रहा है, आपको नहीं लगता कि फरीक बढ़ चुके हैं जो इस वक्त सवाल उठा रहे हैं? पीपल्स पार्टी, PMLN, उधर जो है इस वक्त और दीगर इनके साथ जमातें मिलके, महमूद खान अचकज़ई, कौम परस्त जमातें, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, ये आपको लगता है कि ये एक बड़ा मजमा बन रहा है इस दफा जो क्वेश्चन और उंगली उठा रहा है इस वक्त? देखिए, वो 2013 के और 2018 के इलेक्शंस में जो फर्क नजर ये आ रहा है कि 2013 के इलेक्शन के बाद जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो है उंगलियां उठाई गई, लेकिन इस दफा अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी फिजा है कि जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अभी से खदशात का इजहार कर रही हैं, वो प्री पोल रिगिंग की बात कर रही हैं, और बाद में जो 25 जुलाई के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी मेरा ख्याल है कि उनकी इस जो इन्होंने अभी उंगलियां उठा रहे हैं वो उसमें ज़्यादा सख्ती, ज़्यादा तुंदी और तेज़ी आ जाएगी, जिससे मुल्क जो है वो सियासी माहौल जो है वो खासे इंतशार का शिकार होगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा और अपना जो प्रोग्राम है वो आवाम के सामने उन्हें रखा हुआ है, और जो भी रिज़ल्ट आए उसको जो है वो तस्लीम करना चाहिए। जिस तरीके से 2013 के इलेक्शंस में भी मसलन एक पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी एक स्टेक होल्डर थी, उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस को डीरेल नहीं होने दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक ऐसी हारमोनियस फ़ज़ा ज़रूर कायम होनी चाहिए जिसमें ये इलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो जाए और उसके बाद की सूरत हाल में उसमें भी टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाए। अच्छा हारिस साहब, आपसे अगर पूछा जाए, क्योंकि जो आप उस सेटअप का हिस्सा भी हैं जो निगरान सेटअप है, सिर्फ निगरान सेटअप और इलेक्शन कमीशन की बार बार यकीन दहानी के बावजूद कि इलेक्शन शफाफ हो रहे हैं, इसमें तमाम पार्टीज, तमाम इदारों का रोल बड़ा न्यूट्रल है, ये जो लोग इसमें तो एतराज उठा रहे हैं जिसमें अब तो कुछ NGOs और बाकायदा लग रहा है कि एक प्रॉपर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? क्या ये समझना ही नहीं चाहते इस बात को, या ये यकीन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको कुछ अमली इक़दामात नजर नहीं आ रहे? क्या आपकी तरफ से हारिस साहब? देखें, बेसिकली बात यह कि हमें समझना चाहिए एक बड़ा ही खतरनाक नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बना हुआ है, जिसमें ये फोर्टकमिंग इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाना है, और इसको कंट्रोवर्शियल जितना बनाएंगे उतना ही कोशिशें करेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम में जो एक एतमाद है उसको दूर किया जाए। क्योंकि फ़ौज ने ज़रबे अज़्ब कामयाबी से किए ज़रबे, उसके बाद अब्दुल फसाद किया, उससे पहले 2 और ऑपरेशन किए, काफ़ी हद तक मुल्क में अमन अमान आ गया। अब ये चाहते हैं कि जो फ़ौज का ग्राफ ऊपर जा रहा है दुनिया की नज़र में, ये आपके जो दुश्मन हैं, इंडिया है और दूसरी कुव्वतें, ये नहीं चाहते हैं। और एग्जैक्टली हमारे कुछ पॉलिटिशियन, आई वुड सी इनएडवर्टेंटली, नॉट दानिस्ता, उनको ये समझ नहीं है, समझ नहीं रहे कि इससे मुल्क को कितना नुकसान होगा। इस वक्त जो प्रिवेलिंग हमारे इन्वायरमेंट से पाकिस्तान की, चाहे इकनॉमिकल लें, इंटरनल बात करें, उसके बाद और जो हालात जा रहे हैं। सब एक न्यूज का ब्रेक हमें कहा जा रहा है, फौरन ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं आई फ्रॉम हियर आपके जवाब से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गली गली में शोर है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठाए जा रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो सियासी कुव्वतें, अब तो NGOs शामिल हो चुकी हैं, एक नैरेटिव इस तरह का बन रहा है
कि जो 25 जुलाई को इलेक्शंस हैं जी, ये इसमें गैर जानिबदारी पर तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, और इसका मकसद क्या है, कोशिश क्या है कि इस पूरे अमल को मुतनाज़ा करके हासिल क्या किया जाए? क्या कोई कुछ जमातें ऐसी हैं जो आफ्टर इलेक्शन सियासी इंतशार पैदा करेंगी और इसमें कुछ आलमी कुव्वतें भी शामिल होंगी, या आखिरकार हो क्या रहा है, इस मुल्क को किस तरफ लेके जाया जा रहा है, क्यों ये नैरेटिव बनाया जा रहा है? मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस रज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि निगरान हुकूमत सूबा सिंध की वज़ीर आला के मुशीर भी, आमिर अब्बास साहब जो कि नैब के साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, सीनियर माहिर कानून है, शाह खावर साहब मेरे साथ मौजूद है, माहिर कानून। हारिस रज़ा साहब, आपसे बात हो रही थी इस ब्रेक से कबल, सिर आपकी यकीन दहानी के बावजूद, बार बार निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की यकीन दहानी के बावजूद, कोई मानने को तैयार, ये जो कुव्वतें इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है, मानने को तैयार नहीं है, मानना नहीं चाहते, या उनको यकीन ही नहीं है आपकी बात के ऊपर, क्योंकि उन्हें अमली तौर पे कुछ नजर नहीं आ रहा? नहीं, देखें, ये बात नहीं है। बेसिकली बात वही है जो मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, बहुत वो प्लान करके नैरेटिव को चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान में नुकसान करने के लिए। इस वक्त तमाम नेशनल जितनी भी पार्टी हैं, आई एम श्योर के पोलिटिकल लीडर जितने हैं, देर ऑल मुहब्बे वतन हैं, उनको एक सोचना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की कौमी मफादात की बात करें, और हुकूमत बनने के बाद के जो हालात हैं उसको हमने मद्देनजर रखना है। इसलिए एक तो इलेक्शन कमीशन की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस वक्त, केयर टेकर्स की, कि इलेक्शन में एक वोट भी गलत नहीं डलेगा, रेस्ट अश्योर। इसलिए एक सिस्टम ऐसा डिवाइस किया गया है और उस पर कोई कोड ऐसे लगाए गए हैं कि कोई भी एक वोट भी फालतू नहीं डलेगा। एक तो हमें ये होना चाहिए, इसलिए इलेक्शन का डिसीजन इलेक्शन डे पर ही होगा कौन जीता है। फिर वो एक तो ये बात है, लेकिन उससे पहले फौज को ज्यादा ताकत दे दी गई, ये एक एतराज उठ रहा है। तो आप तो क्योंकि हैं सेटअप में, क्या इस दफा कोई ऐसा उन्होंने इकदाम उठाया कि कोई एक्स्ट्रा, क्योंकि वो कह रहे हैं मजिस्ट्रेट पावर्स, आर्टिकल 245, फौज को यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर भी फौज को रिपोर्ट करेगा, इस तरह के खदशात का इजहार करके कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फौज को हर साल जब आप बुलाया जाता है उनको पावर दी जाती है कंट्रोल करें, लेकिन अभी जो भी सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है वहां पर 4 पुलिस के आर्मी के लोग होंगे, 2 अंदर होंगे, 2 बाहर होंगे, तो एक तो ये सिक्योर कि वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर एटलीस्ट सिंध में 5576 CCTV ये सेंसिटिव के पोलिंग स्टेशन ली गए हैं और 20,000 कैमरे लग रहे हैं, और वही जो आपकी नेशनल रेडियो कम्युनिकेशन कंपनी है पाकिस्तानी आर्मी की, वो सारे कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं। उसकी हार्ड डिस्क बनेंगी वहाँ पर, उसके बाद वो प्रिपेयर तैयार होंगी, सारी की सारी इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में चली जाएंगी। लेकिन ये जो नैरेटिव है ना कि इसको सपोर्ट, कोई ऐसी बात नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू कॉन्संट्रेट ऑन देयर मैनिफेस्टो। ये पर्सनल अटैक करने में आई फील कि ये हमें नहीं करने चाहिए। अभी 10 साल की हमारी कॉन्टिन्यूट है जमहूरियत और 5 साल आगे आ रहे हैं, इसको डील नहीं होने देना चाहिए। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, सबकी मिलकर होनी चाहिए। और इसमें दुश्मन बहुत सख्त है, हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, और वो चाहते हैं कि हम इकोनॉमिक तरक्की ना करें, सही CPEC मनसूबा कामयाब ना हो। खास तौर पे आपके सामने चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अभी डैम की जैसे बात की है, ये नेशनल इंटरेस्ट है, इनको फोकस करें और इलेक्शन को इस हिसाब से चलें। अच्छा राजा आमिर अब्बास साहब, आपकी नजर में ये जो बिलखुसूस, और अब थोड़ा सियासी तौर पे आते हुए, अब तो आज बिलावल साहब ने हिंट भी दिया है कि मिसाक जमहूरियत के लिए तैयार हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि ये कुछ कुव्वतें आपस से मिल रही हैं और ये इलेक्शन से पहले नहीं तो कम से कम इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद जहां अपनी हार अगर इन्हें नजर आती है तो ये यकजा होकर इंतशार फैलाने के लिए कुछ कुव्वतें मिलकर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकती हैं पॉलिटिकली आफ्टर 25 जुलाई? आप भी ये देख रहे हैं, आपको खच्चा नजर आ रहा है राजा साहब? हाँ, ये कोशिश नजर आ रही है, लेकिन ये जो खतरा है ये इसको कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है। कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो अवाम का रिस्पांस है, देखिए ये अवाम के बगैर खाली जो ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। अभी आपने हालिया देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं गिरफ्तारी देने के लिए, तो अवाम ने बिल्कुल उनका साथ नहीं दिया और वो बाहर नहीं आए। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन में अगर ये हार जाते हैं और इसके बाद ये कुव्वतें अगर इकट्ठी भी होंगी तो ये कोई इतना ज्यादा मीडिया की हद तक या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ट्विटर की हद तक तो ये करते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड पे आई एम होपफुल, आई एम पॉजिटिव कि पाकिस्तान ने एक अच्छे रास्ते पे इसके बाद टेक ऑफ करना है, गामजन होना है। ऑल्दो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पूरी इस कोशिश में है कि पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी इतनी शैटर्ड है कि यहाँ पे एक मुस्तहकम और एक मजबूत गवर्नमेंट ना बने और यहाँ पे ये कैओस
ये चीजें चलती रहें, ताकि वो जो इंसर्जेंसीज वो करा रहे हैं, उसके बाद इकोनॉमिकली जो हमको वीक कर रहे हैं, उसके बाद पानी का जो मसला है पाकिस्तान में, जैसे कि कहा गया डैम्स का कि जी पाकिस्तान को एक बंजर जमीन बना दिया जाए, लेकिन इस तमाम को फाइट करने के लिए हम खुद पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, कोई जरूरी नहीं कि तमाम उनकी तरफ जाएंगे। तो मैं इसमें होपफुल हूं कि हम बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह हेड करेंगे और इनका ये नैरेटिव और ये जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये करेंगे लेकिन किस हद तक करेंगे? क्या मियां शहबाज शरीफ बाहर होंगे? नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी जेल में है। मियां शहबाज शरीफ की इतनी कैपेसिटी है या उसने पब्लिक इकट्ठी कर सकता है? हमने हालिया देख लिया कि वो नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो साहब, ठीक है वो ये कहते हैं, लेकिन उन्हें जो बता दिया जाता है वो कहते हैं, और उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होंगी इलेक्शन के बाद। तो लेट्स सी एंड वेट एंड गिव इनको हम ये प्रोपोगेंडा जो हो रहा है इसको थोड़ा सा हमें रोकना चाहिए। लेकिन राजा साहब, मैं जो सच्चे का जैसे आप बिल्कुल ठीक है, हमें होपफुल होना चाहिए और आई एम ऑल्सो होपफुल, लेकिन राजा साहब इसमें कुछ ऐसी इंटरनेशनल यानी बाकायदा एनजीओज, मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, वो फिर जब इनकी जबान में जबान मिला के बोलेंगे हाँ जी ये सही कह रहे हैं कि ये खदशात थे या ये इदारे ने किरदार अदा नहीं किया या जानिबदारी का खदशा था, तो आपको लगता है इंटरनेशनली एक नैरेटिव बनाकर पाकिस्तान में 25 जुलाई को मुतनाज़ा बनाया जाएगा? ये आपको लगता नहीं कि ये मिल जाएंगे उनसे और मिलके बाकायदा पे सोशल मीडिया नैरेटिव बहुत प्रोपेगेंडा वॉरफेयर स्टार्ट होगा? देखिए ये ऑलरेडी जी सफियान, ये ऑलरेडी उनसे मिले हैं, दे आर हैंड्स एंड ग्लव्स विद देम, और ये जूं इलेक्शन करीब आएगा वो डेट्स भी देना शुरू कर देंगे कि जी देखिए 19 या 20 के बाद ये लोग और ज्यादा एक नैरेटिव देंगे। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी देखेगा। आपने कल ही देखा कि वो बीबीसी ने हार्ट टॉक में वो जो डॉन अखबार का जिसने ये सारा इस किस्म का नैरेटिव निकाला था, डॉन लीक्स 1, डॉन लीक्स 2, उन्होंने किस तरीके से, ये भी एक इंटरनेशनल मीडिया है, उन्होंने इसको सामने खोल के रख दिया कि जनाब आपके मुल्क में जो आपकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ गामजन है, लेकिन जो इस मुल्क के इदारे हैं या जो इस मुल्क के चंद मीडिया के ग्रुप्स हैं या अगर इवन पॉलिटिकल कुछ ऐसे हेड्स हैं कि जो उस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हैं, तो ये चीजें ओपन होगी। ऑब्वियसली एक फाइट है, अब हमने एक जंग की तरफ जा रहे हैं। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, या ये ऑर्डिनरी इलेक्शंस भी नहीं है और ये ऑर्डिनरी चीजें भी नहीं है। तो इसमें ये अगर मिलते हैं तो इनको काउंटर करना भी एक तरीकेकार और एक पैटर्न मौजूद है जिससे काउंटर भी होंगे। और जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारे मुल्क के अगर इदारे अब मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, यकीन कीजिए सफियान कि अगर ये अदारे 3, 4, 5, 6 अदारे मजबूत हो जाते हैं, इनमें करप्ट लोग फारिग हो जाते हैं, इनमें ऑनेस्ट, सिंसियर और प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, तो वी कैन टैकल ऑल दिस काइंड ऑफ ये जो भी बाहर से अटैक्स हो रहे हैं हम पे। सही बात है। अच्छा शाह खावर साहब, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, और ये बिलखुसूस चले पीपल्स पार्टी PMLN यानी इस साइड को हटके इमरान खान साहब की तरफ देखें, शुरू में भी हमने रेस किया ये मामला, आपसे सवाल अगर पूछूं, खान साहब, इमरान खान साहब कहते हैं जी अगर हंग पार्लियामेंट आती है तो मैं बेसाखियों के सहारे हुकूमत नहीं करूंगा। सर ये आपको लगता है ये भी तो एक अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत क्रिएट कर देता है? क्योंकि अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन भी जाते हैं लेकिन अगर उनको सिंपल मेजोरिटी नहीं मिलती तो वो कहते हैं मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, मैं हुकूमत नहीं, तो फिर क्या होगा आपको लगता है? लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या कोई नया डेडलॉक आ जाएगा पार्लियामेंट की तश्कील में? कोई और आके कोई और किसी छोटी पार्टी से आके बैठेगा इंडिपेंडेंट, उस पर सब मुत्तफिक होंगे? वो क्या रास्ता आपको नजर आता है निकलेगा फिर अगर ये सूरत हाल होती है तो? शाह खावर साहब देखिए सुफियान, इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये किसको कह रहे हैं कि हमें हंग पार्लियामेंट नहीं चाहिए और हमें जो है वो भरपूर मैंडेट चाहिए। आपको याद होगा कि जब 2013 का इलेक्शन था और एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात मियां नवाज शरीफ साहब से भी मंसूब की जाती है, अभी भी जाती है, कि इलेक्शन रिजल्ट्स जब आ रहे थे तो उन्होंने 9 बजे एक फतह का जश्न मनाया था और उन्होंने उस वक्त जबकि लोग वोट दे चुके थे, उस वक्त उन्होंने अपील की थी कि मुझे जो है वो भारी मैंडेट मिलना चाहिए, मुझे जो है वो मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी या हंग पार्लियामेंट नहीं चाहिए। बात यह है कि हमने बहुत सारे ममालिक में देखा है कि वहाँ पे भी हंग पार्लियामेंट्स होती हैं और उसके बाद जो हम ख्याल ग्रुप्स होते हैं पॉलिटिकल, वो आपस में इत्तेहाद करते हैं, अलायंसेस करते हैं और वो फिर एक ग्रुप की सूरत में सामने आते हैं। मैंने जो वक्फे से पहले भी एक बात की थी, जो चीज़ मुझे जिस खदशे का मुझे मतलब मैं इज़हार पहले भी किया था और लग रहा है, क्योंकि ये जो
जो मुखालफतें हैं वो इतनी ज़्यादा ज़ात की हद तक पहुंच गई हैं एक दूसरे की, और आपने देखा होगा कि जितनी भी ये पेड अप कंटेंट चल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के इश्तिहारात, वो अपनी अचीवमेंट्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे, वो दूसरों की नेगेटिविटीज़ को उजागर कर रहे हैं, उसको उछाल रहे हैं, एक नेगेटिव कैंपेन हो रही है। हालांकि मैं समझता हूं कि इस वक्त जो तीन मेन प्लेयर्स हैं इसमें, पीटीआई है, पीएमएलएन है, या जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इन तीनों की हुकूमतें सेंटर में भी है पीएमएलएन की, और पंजाब में थी, और सिंध और केपीके में पीटीआई की रही है। तो वो अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें। अच्छा शाह साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ, लेकिन मुझे इस ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी कि जिस तरह पोलाशर है उसका हल क्या होना चाहिए, कि अपने अपने कारकर्दगी पे बात करें, गवर्नेंस पे। लेकिन इस ब्रेक के बाद आके कुछ अहम नुकात और बेनकाब करेंगे इलेक्शन मुहिम के हवाले से, 25 जुलाई के हवाले से। मेरे साथ गली गली में शोर है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात 25 जुलाई और उससे इर्द गिर्द उठने वाले तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात और मुस्तकबिल के मंजरनामे की तरफ, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इस वक्त यह है कि आया 25 जुलाई के बाद इस मुल्क में इंतशार होगा या इस्तेहकाम नसीब होगा। हमें इस वक्त बड़ा उम्मीद अपनी जो इस वक्त नहीं छोड़नी चाहिए, एक पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन बड़ी कुव्वतें हैं जो इस वक्त साजिश कर रही हैं, दहशत गर्दी को देखें, केओस को देखें, बहुत से प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो इस वक्त चल रहा है इस पूरे इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने के लिए। शाह खबर साहब से मैंने ब्रेक से पहले पूछा था, मैं यही सवाल अगर हारिस सवाद साहब पहले आपसे, फिर आगे मजीद बात इस्लामाबाद से भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे बताएं हारिस सवाद साहब, ये जगह सियासी तौर पर खान साहब ने जो कहा है कि मैं इस वक्त गवर्नमेंट उस सूरत में बनाऊंगा जब मेरी पूरी मेजोरिटी यानी सिंपल मेजोरिटी मुझे मिलती है, तो ये भी कितनी गैर यकीनी सूरत हाल है, यानी वो अपोजिशन में चले जाएंगे क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा नक्शा क्या होगा 25 के बाद। देखिए, मेरे ख्याल में जो इमरान खान ने स्टेटमेंट दी है, एनी पॉलिटिकल लीडर वुड लाइक टू से द सेम। उनका मकसद ये होगा कि जी मैं अवाम को बताऊं कि मुझे मेजॉरिटी दें, चाहे इवन सिंपल मेजॉरिटी हो, सो दैट वटेवर मैंने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है, जो मैं चाहता हूं मैं वो कर सकूं विदाउट डिपेंडिंग अपॉन अदर पॉलिटिकल पार्टी जिनके मंशूर इनसे फ़र्क है, ये लाइक माइंडेड नहीं है। हर एक का ये कोशिश होगी, और मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगले इलेक्शन में आए उसको एटलीस्ट सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, ताकि वो अगर हैंग फांग पार्लियामेंट होगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, किसी के अब मैनिफेस्टो फ़र्क है, किसी की 30 सीटें हैं, 40 हैं, वो अपने लाएंगे मिनिस्टर, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इन एनवायरमेंट में जो पाकिस्तान की इस वक्त बनी हुई हैं, वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन बाय एनी पार्टी हुएवर विन इन द इलेक्शन। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में भी है, और आवाम को भी यही सोचना चाहिए कि हमने पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान को हमने इस मुसीबत की घड़ी से निकालना भी है, और जमहूरियत को मजबूत भी करना है। ये चीज़ें, और आपके पास क्या चैलेंजेस आ गया रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आपके सामने, डॉलर कहाँ चला गया, वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लॉ एंड सिचुएशन आपके सामने है, आपके सामने ईस्टर्न फ्रंट पे हमारे जो दुश्मन है वो क्या कर रहे हैं, नैरेटिव क्या है कि फ़ौज को आवाम को दूर कमज़ोर कर दो, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को कमज़ोर कर दें, मजबूत पाकिस्तान किसी के इंटरेस्ट पे नहीं है, हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है जो हमें बहुत स्ट्रेंथ देती है। ये हमारे हैं हक़ाइक़ जिसको हमने समझने की ज़रूरत है, और ये जनरल इलेक्शन इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको समझना है, इसके हिसाब से चलना है, और जो भी पार्टी आती है, और जाहिर है कि अगर कहीं शॉर्ट रहेगा तो फिर आपको सपोर्ट चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि अगर आपने 100 सीटें ली, 140 ली हैं, तो आपको 30 सीटें चाहिए, करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए अगर जो कौम देख रही है, सुन रही है, उनको 25 जुलाई को ज्यादा वोटर टर्नआउट करना चाहिए, भरपूर तादाद में निकले, ताकि इन साजिशों को हम नाकाम कर सकें। आमिर अब्बास साहब, एक दूसरा सवाल कानूनी तौर पर है जो मैं नवाज शरीफ साहब के केस से मुतालिक पूछना चाहता हूं। बड़े तज्जिए लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं उनकी पार्टी के रहनुमा, बहुत से वकला, कि जी बड़ा वीक जजमेंट है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का, और इस बुनियाद पर जल्द अपील पर, जब वो आगे मामला अपील के अभी तो नहीं, जब बढ़ते हैं आगे तो ये फैसला जो है इस पर मुअत्तल हो जाएगा, ये बाहर आ जाएंगे, अपील में ये केस कमजोर पड़ जाएगा और आगे बात नहीं बढ़ पाएगी और ये बहुत जल्दी बाहर होंगे। आमिर अब्बास साहब,
साहब, आपका क्या इस पर कंक्लूजन या क्या आपके रिमार्क्स होंगे? वाकई में क्या बड़ा वीक जजमेंट है और इससे बड़ा जल्दी इनको रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, इस जजमेंट को अगर हम कानूनी नजर से देखेंगे तो आपको ये जजमेंट बिल्कुल वीक नजर नहीं आएगी। अच्छा। लेकिन इस जजमेंट को अगर आप एक सियासी बयानिया के तौर पे लेके चलेंगे तो फिर लाजमी तौर पे वो इसको वीक भी कहेंगे, और जो वकला है वो अपने क्लाइंट्स की तसल्ली के लिए अक्सर ये कहते हैं कि जी बड़ी कमजोर जजमेंट आई है, आप आ जाएं, बस ये अपील में देखिए एकदम हम उड़ा के रख देंगे, आपको जमानत भी मिल जाएगी, आप 10 दिन बाद बाहर भी होंगे। आज हमने देखा जी 15 दिन का तो खाली नोटिस हो गया है। तो कानूनी तौर पे जिन ग्राउंड्स पे और जिस एविडेंस को उन्होंने इसमें मेंशन किया है और जो जिक्र किया है, हाँ ये सुफियान वीक जजमेंट होती कि अगर डिफेंस आया होता, मियां साहब भी सबूत लेके आए होते, मियां साहब कहते कि जी मैंने मनी ट्रेल दिया है, मियां साहब कहते कि जी मैंने वो सोर्स ऑफ इनकम बता दी है, लेकिन जज ने या अदालत ने उसको कंसिडर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने डिफेंस कुछ दिया ही नहीं, तो अब इसको वीक कहना बिल्कुल कतन गलत है, क्योंकि ये तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन का केस है। और अभी तक हम काफी अरसे से कहते आ रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ 2 चीजें साबित करनी थी कि ये उनकी प्रॉपर्टी है, जो कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मान भी चुके हैं, उनके टीवी इंटरव्यूज भी हैं। आज कोर्ट में ये बात भी हुई उनके वो टीवी इंटरव्यूज के बारे में कि जनाब आपने तो खुद माना हुआ है, एडमिट किया हुआ है। ये हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरी नजर में इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड जजमेंट, और इसको अपसेट करना वुड नॉट बी वेरी इजी। इसमें बहुत मुश्किल कानूनी नुक्ते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कानून के साथ साथ जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं उस पर भी चलते हैं। जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, जो एविडेंस है, वो ना जब नहीं है डिफेंस का, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस केस में। अच्छा, और ये शाखा साहब, क्योंकि हमने पॉलिटिकली तो बात करी और हमने देखा भी कि शहबाज शरीफ साहब जो थे वो इतना पॉलिटिकल स्ट्रीट पावर नहीं दिखा सके जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी कि वो 1986 बेनजीर भुट्टो की तरह लाखों लोग ले आएंगे सड़कों पे। ही फेल्ड इन दैट। लीगली स्पीकिंग हमने इनकी टीम को पनामा जजमेंट में देखा, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में देखा, और अब ये बार बार जिस तरह मैंने कहा जा रहा है कि इट इज अ वेरी वीक जजमेंट, आप बाहर हो जाएंगे, आपको बड़ा अपील में आपको रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि केस बड़ा हल्का है। अभी मैंने आमिर साहब से पूछा, आपकी नजर में किधर स्टैंड करते हैं नवाज शरीफ साहब? स्ट्रॉन्ग केस है, वीक केस है, जल्दी बाहर हो जाएंगे इसमें क्योंकि वीक जजमेंट है, या इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जजमेंट? खबर साहब, ये अभी राजा आमिर अब्बास ने जो बात की मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं कि देखें, क्वेश्चन इस पूरे केस में था क्या कि पनामा लीक्स में कुछ प्रॉपर्टीज आई, वो इनसे मंसूब हो गई और उसकी मलकियत जो है वो उन्होंने तस्लीम की है। इवन मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कौम से खिताब में भी कहा और अपना एक मौक़िफ़ पेश किया कौमी असम्बली में। उन्होंने पूरे वो स्पीकर साहब को बताया कि जनाब ये हैं वो ज़राए जिनसे ये फ्लैट्स और ये जायदादें ख़रीदी गई थी। तो बात ये है कि अगर वो अपना ये मनी ट्रेल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश कर देते, उसको साबित कर देते, तो उसके बावजूद भी अगर सजा होती तो फिर ये कहा जा सकता था कि ये एक वीक केस है जिसके अपसेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अपील में। अब देखिए, नैब ने तो अपना एक प्रिजम्पशन जो कायम करना था लॉ के मुताबिक वो कर दिया, और वो सिर्फ प्रिजम्पशन ही नहीं है, वो प्रॉपर्टीज़ की शक्ल में एक चीज़ मौजूद है जिसका उन्होंने डिनायल नहीं किया, उसका इनकार नहीं किया। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि उन्होंने उसके ज़राए बताने थे जो है वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, जिसमें वो पेश करने में नाकाम रहे और उनको सज़ा का सामना करना पड़ा। हाँ, उनके जो वकला हैं उन्होंने अपील में 2 चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट करनी है उससे कि क्या इस पूरी जजमेंट में कोई वाक़याती कोई जो है गलती मौजूद है या कोई कानूनी गलतियां मौजूद हैं जिसको कॉम्प्रीहेंड नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने। तो इन चीज़ों के ऊपर वो अपना केस मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जहां तक फैक्ट्स का ताल्लुक है, फैक्ट्स जितने भी थे वो साबित शुदा हैं और उसमें दस्तावेजात जितनी भी थी वो भी करैबोरेट कर रही हैं। तो जब इनका डिफेंस ही नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये एक मजबूत केस है। उसमें छोटी मोटी सुकम ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जब एपेलेट कोर्ट में वो सामने रखा जाता है तो वो छोटे मोटे जो सुकम होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है और ये देखा जाता है कि किस सब्सटेंस
के मुताबिक जो है ये एक जजमेंट दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये खासा मुश्किल होगा इस जजमेंट को अपसेट करने में। ये पॉइंट आपका आया खबर साहब, लेकिन राज साहब मैं एक चीज आपसे लास्ट करीब पूछ लूं, क्योंकि ये बड़ी डिबेट कल भी पीटीआई के तर्जुमान से सवाल हुआ कि ये 3000 करोड़ की फिगर कहां से आई है, 300 अरब की फिगर कहां से आई है। सिर्फ मैं उस पीटीआई के तर्जुमान के बयान और सब चीजें हटकर नवाज शरीफ साहब ने कितने की करप्शन की है, ये असेसमेंट क्या कोई फिगर है आपने एवनफील्ड में, हमने तो नहीं पढ़ी कोई, आपके नजदीक फ्लैट्स की मालियत कितनी है, यानी उस जमाने में तो 1 मिलियन पाउंड या इस जमाने में 8 मिलियन या 9 मिलियन पाउंड है, ये उनकी करप्शन का हजम है या इससे ज्यादा है, इससे कम है? खान साहब 300 अरब बोलते हैं जगह जगह, अगर हम कोट करें कितने अरब रुपए की करप्शन कोट करें कि जी इतने अरब की करप्शन में सजा हुई है इनको? देखिए, इनको सजा हुई है 10 मिलियन पाउंड्स की, ठीक है। उसकी जो वैल्यूएशन हुई है वो 10 मिलियन पाउंड्स कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि 8 मिलियन मियां साहब देंगे, 2 मिलियन पाउंड मरियम बीबी देंगी। तो जो लंदन लैंड रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स आए थे तो उधर से उन्होंने ये गैदर किया और जो वहाँ के थे एविडेंस के इसकी इस वक्त जो वैल्यू है वो ये है, उसी की बेसिस पे उनको, क्योंकि जब सेक्शन 10 में सज़ा दी जाती है तो उसमें लिखा होता है कि आप जो प्रॉपर्टी फॉरफीट करेंगे या जो प्रॉपर्टी की जिसका पे इनको सेंटेंस हो रही है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट का फाइन भी होगा। तो वो जो फाइन है वो 10 मिलियन पाउंड्स का है। तो इससे क्लियर है कि ये 10 मिलियन पाउंड की, अब आप इसको रुपयों में कर लें, पता नहीं कितने बनते हैं ये 10 मिलियन पाउंड। ठीक है सर, गॉट इट। बहुत शुक्रिया राजा मेरा अब्बास साहब, शाह खावर साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने ज्वाइन किया और अहम इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें और साथ साथ नवाज शरीफ साहब का ट्रायल क्या रुख इख्तियार करेगा। फॉर फीडबैक आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक वक्त।